Good morning, dear students. Today we are going to start definite integral. Till now you have studied indefinite integral. Whatever exercise or portion is remaining will be covered by Vivek sir during his class. So I am taking डेफिनिट इंटीग्रल, जिसको हम लोग बोलेंगे निश्चित समाकल। निश्चित समाकल, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो अनिश्चित यानी इनडेफिनिट नहीं होगी, निश्चित होगी, डेफिनिट होगी, परफेक्ट वैल्यू आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहले हम इंटीग्रल कैलकुलस के दो फंडामेंटल थ्योरम्स देखेंगे। ये फंडामेंटल थ्योरम्स बच्चा प्रूफ के लिए नहीं होते हैं, केवल इनको थ्योरेटिकली हमको समझना है। ध्यान से देखिए, लेट एफ बी आ कंटिन्यूअस फंक्शन of x in closed interval ab and capital A of x is equal to integral a to x fx dx, then a dash x will be equal to f of x for all x belongs to closed interval ab and a of small a is equal to 0. Later I am explaining. Second theorem is let f be a continuous function of x in closed interval ab and phi be an antiderivative मतलब इंटीग्रल of f, then integral a to b f of x dx is equal to phi of b minus phi of a. ये दो थ्योरम बच्चों आपको बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से समझना है। पहली बात, पहला ये बताता है कि जो इंटीग्रल अगर हम उसमें लिमिट्स लिखते हैं a टू x f x dx, तो ये वास्तव में किसी एरिया को रिप्रेजेंट करता है। डेफिनेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम का टॉपिक हमारे सिलेबस से अलग हट गया है, इसलिए अभी हमने वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया, मगर आप बेसिक कंसेप्ट को यहाँ समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई कर्व है, कर्व इज गिवन एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसमें ये x इज इक्वल टू a की लाइन है, ये x इज इक्वल टू b की लाइन है। तो वास्तव में ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट होता है इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स यानी y का मतलब हाइट, लंबाई। हम इसको क्या होता है, एक्चुअली कंसेप्ट ये है कि हम जब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, एरिया निकालना मान लो हमको, तो हम इसकी बहुत पतली पतली ऐसी इतनी बारीक बारीक पट्टियों में डिवाइड करेंगे। इसकी थिकनेस dx यानी इतनी कम होती है कि ये हम जो एक्चुअली ऊपर वाला पोर्शन तो कर्व्ड है, लेकिन ये जो बारीक पट्टी हमने बनाया इसको ऑलमोस्ट हम रेक्टेंगल मान सकते हैं, और इसकी हाइट को हम वेरिएबल लेते हैं यानी y का मतलब f ऑफ x। तो y लंबाई हो गई और dx चौड़ाई हो गई, तो एक पट्टी का एरिया कितना हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ y इंटू dx।
तो ये एक पट्टी का एरिया हुआ और ऐसी पट्टियां x इक्वल टू ए से चालू होकर x इक्वल टू बी पे खत्म होंगी। इसका मतलब उसी को रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसी सारी पट्टियों के एरिया को हमें मिक्स करना है। ये वाली इस पट्टी में ये वाली पट्टी का एरिया मिक्स होगा, ऐसे ही लास्ट में जाकर के ये वाली आखिरी वाली पट्टी का एरिया मिक्स होगा। तो ये सारी पट्टियों के रेक्टेंगल्स के एरिया जब मिक्स हो जाएंगे तो ये पूरा शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। उसी को रिप्रेजेंट करते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो आई होप अब जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम कह रहा है वो क्या कह रहा है कि अगर f कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब फंक्शन ब्रेक नहीं होता कहीं पर भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और a ऑफ x एरिया फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू x एफ एक्स डी एक्स है, देन अगर a इसका इंटीग्रल है तो उसका डेरिवेटिव एफ एक्स होगा, क्योंकि इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करने से फंक्शन आता है। तो a डैश x विल बी इक्वल टू एफ ऑफ x, और a ऑफ a मतलब जब उसमें x की जगह a रखेंगे तो इंटीग्रल a टू a हो जाएगा। a टू a एरिया इंटीग्रल हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 0 आएगी वाली बात को आप सेकंड से समझ लीजिए। मान लीजिए ये इंटीग्रल a टू b है एफ एक्स डी एक्स, अगर हम दोनों जगह a ले लेंगे मतलब सेम लिमिटिंग वैल्यू में लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा फाई ऑफ a माइनस फाई ऑफ a दैट विल बिकम 0। तो सेकंड थ्योरम इज मोस्ट applicable for you people. So let f be a continuous function of x in closed interval a b and phi is its antiderivative, then integral a to b fx dx is equal to phi of b minus phi of a होगा। इसका मतलब समझने के लिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, इसको समझिए कि आप लोग ये लिमिट्स लगाएंगे कैसे। एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 टू 2x dx। इंटीग्रेशन जैसा आप करते आए हैं, जैसा आपने सीखा है वैसे ही करना है। कैसे करना है, 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल 1 टू 2x dx। अब x का इंटीग्रल क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2। आप प्लस सी नहीं लिखना है, 1 टू 2, तो ये डेफिनिट है। और देखो अगर आप प्लस सी यहां समझ लें, मान लीजिए एफ एक्स का इंटीग्रल फाई एक्स आता है तो हम जनरली लिखते थे फाई एक्स प्लस सी, और उसके ऊपर हमको लिमिट ऑपरेट करना है ए से बी तक। तो पहले बी अपर लिमिट रखेंगे तो फाई ऑफ बी प्लस सी आएगा, और फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो फाई ऑफ ए प्लस सी आएगा। तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो सी अपने आप कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ सी जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो केवल बचेगा एक्स स्क्वायर 1 से 2 तक। पहले अपर लिमिट रखिए तो 2 स्क्वायर, माइनस फिर लोअर लिमिट रखिए तो 1 स्क्वायर, मीन्स 4 माइनस 1 एंड दैट इज द 3। अब आप देख रहे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल की केस में जो आंसर आया है वो डेफिनिट है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, इसलिए इसका नाम डेफिनेट इंटीग्रल। आई होप दिस कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबडी। और अब आपको सी नहीं लिखना पड़ेगा, जहां कहीं भी इंटीग्रल में लिमिट लगी होगी सी कतई नहीं लिखना है, क्योंकि वो सी लिखोगे भी तो वो कट जाता है, तो मीनिंगलेसली वाई टू राइट। तो ये 2 फंडामेंटल थ्योरम्स थे डेफिनेट इंटीग्रल के, जिनको विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट करना एज पर डायरेक्टिव्स गिवन इन सिलेबस। हमें उसका कोई प्रूफ नहीं करना, क्योंकि प्रूफ 12th क्लास के बच्चों के मानसिक स्तर से ऊपर होगा। अब इसमें हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का टॉपिक लेते हैं। आपको बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की उसके ऊपर फोकस करना है। एग्जाम्पल यूजुअली मैं सीबीएसई आस्क्ड प्रॉब्लम के माध्यम से लेता हूं, ताकि आपको परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं वो समझ में आए। एक क्वेश्चन है आपके सामने, इफ इंटीग्रल 0 to 1 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k dx इज इक्वल टू 0, फाइंड k। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, जरा भी इसमें कोई कठिनाई का स्तर नहीं है। सॉल्यूशन देखिए ध्यान से।
वी हैव इंटीग्रल 0 to 1 3x square plus 2x plus k with respect to x is equal to 0. This implies 3x square का डिफरेंशिएशन x क्यूब बाई 3, 2x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और k इंटू k कांस्टेंट है तो 1 का इंटीग्रेशन x और ये लिमिट होगी यहाँ डब्बा लगा के स्क्वायर लगा के 0 लिखिए 0 to 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। अब हम पहले नियमानुसार अपर लिमिट रखेंगे तो 1 क्यूब 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस के, ये अपर लिमिट रख के आपने वैल्यूएट कर लिया। फिर हमेशा माइनस साइन लगा करके लोअर लिमिट रखना है तो क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू -2 एंड दिस इज द आंसर। ऐसा क्वेश्चन आपको 1 मार्क में या 2 मार्क में पूछा जा सकता है। यूजुअली ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी ये वाला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पहला सवाल था, सबको समझ में आया होगा। डेफिनेट इंटीग्रल में ये इस बात का बस ध्यान रखना है बच्चों कि इंटीग्रेशन में जितनी केसेस आपने पढ़े हैं, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते समय वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। सीबीएसई 2004 में क्वेश्चन पूछा गया। हमेशा जब भी सॉल्यूशन शुरू करिए तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx लिख दी। अब यूजुअली इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ेंगे। इसको अगर हम कॉस में बदल दें तो 1 माइनस हमारे पास फार्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा, यानी होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो फार्मूले 11th क्लास के हैं जो यहाँ इस प्रकार के प्रॉब्लम्स में एप्लीकेबल होते हैं। तो साइन को आप लिख दीजिए कॉस 90 माइनस थीटा dx। अब इसको 1 माइनस कॉस थीटा पढ़ेंगे तो वास्तव में क्या हो जाएगा वो 0 to पाई बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मीन्स पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये एंगल के अपान में 2 करेंगे तो ऐसी सिचुएशन है। अब देखिए रूट 2 तो बाहर हो जाएगा 0 to पाई बाई 4 अंडर रूट। यहाँ एक और कंसेप्ट यूज करेंगे। एक्चुअली स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर की बेसिक वैल्यू होती है मॉड एक्स, तो इसकी वैल्यू को हम लोग लिखेंगे मॉड साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब चूंकि यहाँ लिमिट दी है इसलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। लिमिट नहीं दी होती तो हम इसको cos x माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर देते, मगर उस समय हम वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे अगर हम cos और साइन दोनों लाएंगे तो, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर लिमिट में सोचना है। अब देखिए हमको मालूम है कि x जो है वो 0 से पाई बाई 4 के बीच में है, तो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। सब में पाई बाई 4 ऐड कर दें तो पाई बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या उल्टा लिखते हैं 0 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो एंगल है वो 0 से पाई बाई 4 के बीच में होगा, और 0 से पाई बाई 4 के बीच में साइन नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन दिस लिमिट। तो जब पॉजिटिव है तो मॉड, इसलिए इसका मतलब हुआ कि मॉड साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स को हम साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये कंसेप्ट क्या है, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो हमारा मॉड के अंदर साइन है। तो ये वाले कंसेप्ट के ऊपर स्पेसिफिकली बच्चों फोकस करिए, क्योंकि ये वाला जो कंसेप्ट है वो आपको सही उत्तर की तरफ ले जाएगा। अन्यथा आप हड़बड़ी में, मान लीजिए यहाँ लिमिट कोई और होती, सपोज वो होती पाई टू 3π/2, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता और आप मॉड की वैल्यू साइन लिख देते तो आंसर गलत हो जाता। तो ये वाला समझ में आ गया। तो इसको मैनुअल या साइड में आप उसको करके दिखाएंगे कि आपने उसकी वैल्यू को इतना क्यों लिया है। तो अब ये हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल 0 to π/4 साइन π/4 माइनस x dx, और साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस π/4 माइनस एक्स, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, लेकिन यहाँ x की जगह π/4 माइनस एक्स है तो उसके डेरिवेटिव -1 से भाग देना पड़ेगा, और लिमिट हो गई 0 to π/4, तो वो पॉजिटिव हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, π/4 रखेंगे अपर लिमिट तो पहले होगा cos 0 और 0 रखेंगे तो cos π/4। cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये एलसीएम लेंगे तो √2 - 1 विल बी द आंसर। इन दिस वे डेफिनेट इंटीग्रल्स विथ लिमिट विल बी सॉल्व्ड। अब आप देख रहे हैं कि इंटीग्रल के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो वही हैं, केवल जहां हम इंटीग्रल कर देंगे, यानी जो हमारे पास इंटीग्रल आएगा उस इंटीग्रल पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 to दैट लिमिट अप्लाई करना है। उसमें पहले अपर लिमिट रखना है माइनस लोअर लिमिट रखना है, एंड इन दिस वे यू विल सी दैट द इंटीग्रल इज इवैल्यूएटेड एंड इट रीचेस टू अ डेफिनिट वैल्यू, सो व्हाट इट इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल। आई होप concept is being understood by you all। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को करने का अभ्यास बच्चों करिए। ये अभी कहलाएंगे ये जनरल प्रॉब्लम्स ऑन डेफिनेट इंटीग्रल इवैल्यूएशन। यहाँ पर आपको केवल पुराने इंटीग्रल के फार्मूले, ट्रांसफॉर्मेशन इत्यादि करना है। सब्स्टिट्यूशन वाली केस इसके बाद में आएगी, और हम देखते हैं जैसे प्रोडक्ट रूल भी एप्लीकेबल यहाँ पर होता है। तो प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल होगा तो एक सवाल देखते हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 3 was asked in 2003 I is equal to integral π/4 to π/2 cos 2x into log sin x dx। अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आपका रूल क्या था इंटीग्रल में, बाई पार्ट्स में आई लेट। इस रूल में लॉगरिथमिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है। तो हमको इस इंटीग्रल को ऐसे लिखना पड़ेगा, इंटीग्रल π/4 to π/2 log sin x पहले लिख लीजिए, इनटू cos 2x सेकेंड में लिख लीजिए। ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकेंड फंक्शन। इस बात का ध्यान नहीं देंगे तो आगे इंटीग्रल में आपको परेशानी आ जाएगी। आप देखिए फार्मूला लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज सच इंटीग्रल ऑफ सेकेंड cos 2x का इंटीग्रल sin 2x डिवाइडेड बाई 2 होगा। चूंकि ये वाला पोर्शन में इंटीग्रल समाप्त हो गया, इसलिए इसकी मतलब ये इवैल्यूएट हो गया, तो यहां पर आप लिमिट लगा दें माइनस। अभी इंटीग्रल में यहां लिमिट लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रल करना है, फिर जो फाइनली आएगी उसका इंटीग्रल करना है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/sin x ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/sin x, और sin x का डेरिवेटिव cos x से मल्टीप्लाई, और सेकेंड का इंटीग्रल हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन आएगा इसका फिर से इंटीग्रेशन। रिमाइंड कर लीजिए प्रोडक्ट रूल सभी बच्चों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स याद होना चाहिए। अब
हाफ इसमें से बाहर कर सकते हैं। पहले अपर लिमिट लगा दीजिए तो ये हो जाएगा log साइन पाई बाई 2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगा पाई बाई 2 पे। माइनस पाई बाई 4 रखेंगे तो क्या आएगा log साइन पाई बाई 4 और इंटू साइन 2 इंटू पाई बाई 4 यानी साइन पाई बाई 2 यानी 1। ये पहला पोर्शन आपका इवेलुएट हो गया। माइनस अब इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, ये हो गया cos x और sin 2x को लिखिए 2 sin x cos x डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास बच रहा है 2 sin x इज कैंसिल्ड, अंदर बचेगा cos स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा हाफ माइनस साइन पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2, तो ये हो जाएगा log 1 बाई रूट 2 माइनस इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। अब आपके पास बचा cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x को आप लिखेंगे 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, तब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आएगा। cos स्क्वायर x का कोई इंटीग्रल हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। ये 1 बाई रूट 2 को 2 की पावर हाफ लिख दें और ऊपर ले जाएं तो 2 की पावर माइनस हाफ सामने आएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 log 2 यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। क्या हुआ 2 रेज टू दी पावर माइनस हाफ हुआ, माइनस हाफ पावर का सामने आया तो यहाँ प्लस हाफ हो गया, हाफ इंटू हाफ 1 बाई 4 और यहाँ पे 2 की पावर हाफ थी यानी 2 बचेगा। ओके, यहाँ से 1 बाई 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो ये हो गया पाई बाई 4 से पाई बाई 2। अब उसको भी इवेलुएट कर लेंगे 1 बाई 4 log 2 माइनस हाफ, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो पाई बाई 2 प्लस हाफ साइन पाई बाई 4 हो जाएगा, यहाँ नहीं साइन 180 हो जाएगा और साइन 180 प्लस 0 यानी साइन 0 0 होता है। फिर ये अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट रखिए तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस हाफ, यहाँ पाई बाई 4 रखेंगे तो पाई बाई 2 बचेगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। इसको फाइनली सिंप्लीफिकेशन करना है बच्चों, 1 बाई 4 log 2 माइनस हाफ, यहाँ बचा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 यानी पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2, तो ये कितना हो गया 1 बाई 4 log 2 माइनस पाई बाई 8 प्लस 1 बाई 4 एंड दिस इज ए डेफिनेट वैल्यू एंड इज द आंसर 1 बाई 4 log 2 माइनस पाई बाई 8 प्लस 1 बाई 4। आई होप सॉल्यूशन इज क्वाइट क्लियर। सवाल की क्लिष्टता से बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि ये मान के चलिए कि आपको इंटीग्रल्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपकी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, इंटीग्रेशन करना सारे बच्चे सीख चुके हैं। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को जो जो सवाल मैं कराता हूं बच्चों उसको साइमल्टेनियसली, और साइमल्टेनियसली संभव नहीं हो तो लेटर ऑन वीडियो को पॉज कर लें, वाला सवाल आप पहले जरूर करें, फिर आपको अपने आप वाली चीज़ें समझ में आने लगेगी। एक दूसरी सिचुएशन हम लोग देखते हैं, इनकी एग्जाम्पल नंबर 4 2011 में आया था। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x dx। इसमें इसका इंटीग्रल करने के लिए सबसे पहले हमको फंक्शन को इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना है। तो साइन x को वी कैन राइट 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 और 1 प्लस कॉस x कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। ओके, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2
एक्स अपान 1/2 को चाहे तो पहले ही बाहर कर ले, एक्स अपान कॉज स्क्वायर x/2 को एक्स सेक स्क्वायर x/2 लिख दीजिए, और इसके अपान में कॉज स्क्वायर x/2 करेंगे तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 tan x/2 dx। tan x/2 का भी इंटीग्रल आपके पास है, और x सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल हमको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करना होगा। तो बाई पार्ट्स कैसे करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रल 0 to π/4 x सेक स्क्वायर x/2 dx अलग कर लीजिए, और हाफ इंटू 2 होगा तो कट जाएगा, 0 to π/4, यहाँ केवल tan x/2 बचेगा dx। तो ये x सेक स्क्वायर x/2 dx और इंटीग्रल 0 to π/4 tan x/2 dx हो गया। इसमें हाईलाइट रूल देखें तो पहले अलजेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा होता है, क्योंकि tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा देखिए। फर्स्ट फंक्शन एज सच सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल tan x/2 और x/2 के डिफरेंशिएशन से भाग दिया, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट इवेलुएट, जिसको आपको 0 से π/4 में ले जाना है, माइनस फिर से इंटीग्रल लिखिए 0 से π/4 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का 1 tan x/2 सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल tan x/2 डिवाइडेड बाई 1/2 फिर dx, ये पहला इंटीग्रल। और यहाँ दूसरे में आपके पास tan x/2 का इंटीग्रल है, तो ये हो जाएगा tan x/2 का इंटीग्रल log mod sec x/2, और ये होगा 0 से π/4, और x/2 का डेरिवेटिव से भाग देना ना भूले, ये छोटी सी गलती आपके उत्तर को गलत कर दी है। ओके, तो ये वाला 2 ऊपर जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, π/4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा π/4, ओ सॉरी मैं बार बार π/4 क्यों कर रहा हूँ, इट इज π/2। ऑल लिमिट्स आर π/2। तो π/2 रखेंगे तो कितना होगा, π/2 tan x/2 में x का मान π/2 रखेंगे तो tan π/4 हो जाएगा। ये पहली वैल्यू इवेलुएट हो गई है ना। ये वाला हाफ फिर यहाँ जाएगा तो ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। tan x/2 की वैल्यू निकालेंगे तो 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, तो tan x/2 में वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, tan π/4 माइनस tan 0 की वैल्यू 0 होती है। ये वाला 2 ऊपर जाएगा, 2 लिमिट रखिए log mod sec π/4 माइनस log mod sec 0। इसको इवेलुएट कर लीजिए तो देखिए क्या आ रहा है। tan π/4 इज 1 तो π/2, tan π/4 इज 1 माइनस 1। ये देखिए sec π/4 वो होगा √2 और sec 0 1 log 1 0 होता है। ओके, तो कितना हो गया π/4 माइनस फिर π/2 माइनस 1, और ये 2 की पावर हाफ लिख के हाफ सामने लाइए तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा log 2। तो π/2 यहाँ बच्चों एक थोड़ा सा कहीं हल्की सी चूक हुई है, जरा इसको ध्यान से देखिए। ये दूसरा जो इंटीग्रल था वो था प्लस इंटीग्रल 0 to π/2
10x/2। ये हाफ जब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये वाले हाफ से कैंसिल होकर माइनस बच रहा था, तो माइनस में क्या बचेगा 0 to π/2 इंटीग्रल 10x/2, और ये प्लस में है तो एक्चुअली ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर केवल x 10x/2 बचेगा, जिसकी लिमिट 0 to π/2 रखना है। तो ये हो जाएगा π/2 इंटू 10 π/4 1 माइनस 0 रखेंगे तो 0। सो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल विल बी π। देखिए थोड़ा सा इस बात को ड्यूरिंग लेक्चर हमेशा ध्यान रखना है कि जब मेरा ध्यान भी अगर 1 सेकंड के लिए कहीं इधर उधर हुआ तो वो कोई ना कोई बड़ी मिस्टेक पैदा कर देता है। ऐसा ही बच्चों ड्यूरिंग प्रैक्टिस में आपके साथ हो सकता है, तो बी अवेयर वाइल प्रैक्टिसिंग। और इस प्रकार से इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। केवल और केवल अभ्यास की आवश्यकता है, कठिनाई का स्तर अधिक नहीं है। अब एक सवाल हम लोग लेते हैं जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन से किया था। तो पार्शियल फ्रैक्शन वाला एक प्रॉब्लम हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है। ये देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 से लेकर 2 तक x अपान x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 dx। अब जब डिनोमिनेटर में केवल रियल लीनियर फैक्टर्स हों तो आपको लंबी प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन आप ओरली कर सकते हैं डायरेक्ट। इसको केवल ऐसा लिख लीजिए x प्लस 1 x प्लस 2 और इनके ऊपर वाला क्या नंबर आएगा वो हम डिसाइड करेंगे। देखिए x यहाँ देखिए, अब x प्लस 1 को जीरो करने के लिए x की जगह -1 रखना पड़ेगा। तो x प्लस जो जीरो हो रहा है उसको ऐसे बंद कर लीजिए और रिमेनिंग जितना पोर्शन है वहां x की जगह -1 रखिए। क्या रिजल्ट आएगा? -1 अपान -1 प्लस 2 यानी 2 - 1 1, -1 अपान 1 यानी -1। वेरी सिंपल। a का मान जो आप लोग अज्यूम करते हैं ना कि x अपान x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपान x प्लस 1 प्लस b अपान x प्लस 2 और फिर एलसीएम लेते, इक्वेशन बनाते और फिर a और b की वैल्यूज निकालते। उतना लंबा काम करने की यहाँ बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। आप देखिए x प्लस 2 के ऊपर क्या आएगा, x की जगह -2 रखेंगे यहाँ, इसको बंद कर लीजिए और रिमेनिंग पोर्शन मैंने x अपान x प्लस 1 में -2 रखिए। तो -2 अपान -2 प्लस 1 -1 -2 अपान -1 यानी +2 आएगा। इसका एलसीएम करके देख लीजिए। देखिए -x -2 और यहाँ +x 2x प्लस 2 2 कट गया, x बचा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये सिंपल ट्रिक है जो आपको परीक्षा में इस्तेमाल करनी चाहिए। अब देखिए -1 अपान x प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x प्लस 1 2 1 अपान x प्लस 2 का इंटीग्रल लॉग मॉड x प्लस 2, क्योंकि लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपान होता है। और यहाँ पर आप 1 से लेके 2 तक ये माइनस साइन बाहर करिए। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो log 2 माइनस log नहीं 2 प्लस 1 3 log 3 माइनस 1 रखेंगे तो 1 प्लस log 2 और यहाँ पर 2 के साथ खोलेंगे 2 रखेंगे तो log 4 माइनस log 3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, माइनस log 3 प्लस log 2 प्लस 2 log 4 माइनस 2 log 3। तो ये हो गया देखिए 2 log 4 माइनस log 3 माइनस 3 log 3 प्लस log 2। अब इसको ये लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन है तो आप इसको देखिए क्या करिए, log ये वाला 2 ऊपर जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16, ये वाला 3 ऊपर जाएगा तो 3 का क्यूब 27 और ये log 2 होगा। अब आप log ये दोनों प्लस में है तो 16 इंटू 2 होगा और ये माइनस log 27 है तो ये अपान में जाएगा। तो कुल मिला के क्या आंसर आ गया, log 32 अपान 27। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल।
and I hope the solution is quite clear to everybody. So try to do all kind of problems in your first exercise, that is today's PSP प्रॉब्लम्स फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी एनसीईआरटी की, उसमें विदाउट सब्स्टिट्यूशन वाले जनरल जो है जिसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं या थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करके आप उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाके कर सकते हैं। तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी आ सकता है, रेशनल इरेशनल एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं, और इस प्रकार से जो है आपको इंटीग्रेशन का ये जो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्टरी डेफिनेट इंटीग्रल का, जनरल इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट जो है आपका यहाँ पर मेरे हिसाब से मेरा प्रयास रहा है कि मैं आपको हर प्रकार की क्वेश्चंस को अच्छे से समझा दूं ताकि आप एक्सरसाइज कर सकें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन ऑन डेफिनेट इंटीग्रल फर्स्ट एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज आज सारे बच्चे कंप्लीट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मतलब फ्राइडे को डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे फोकस करेंगे। तब तक आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाना चाहिए। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव ए गुड डे।